हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका KVM इंस्टीट्यूट मुंडाउर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल कर्म विद्या मंदिर पे। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 6 विद्युत परिपथ पढ़ेंगे आज हम। ये है आपका आज का चैप्टर विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने ओम का नियम पढ़ा है और सरल परिपथों में विभवांतर और धारा का मान ज्ञात करने के लिए ओम के नियम का उपयोग भी सीखा है। आपने प्रतिरोधों का संयोजन भी सीखा, जिसमें श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन मैंने करवाया है। सेलों का संयोजन भी आपने किया है। विद्युत वाहक बल, विभवांतर, टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध वगैरह वगैरह आपने सब कुछ जाना। आगे आज हम इस चैप्टर में चर्चा हमारी मुख्य रूप से इस बात पर रहेगी कि यदि जटिल परिपथ हमें दिया गया हो तो जटिल परिपथों के विभवांतर और उस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कैसे ज्ञात किया जाए। उसके लिए मुख्यतः हम दो नियम पढ़ेंगे, किरचॉफ के नियम, और इन नियमों के आधार पर जटिल परिपथों को सरल करना सीखेंगे। इसके साथ ही हम कुछ प्रायोगिक युक्तियों जैसे विभव मापी, मीटर सेतु आदि का भी अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसी जटिल परिपथ का अध्ययन करने से पहले उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हम सीख लेते हैं। सबसे पहले जाल, जिसको नेटवर्क बोलते हैं, क्या होता है। जाल क्या होता है? ऐसा परिपथ जिसमें बहुत सारे विद्युत अवयव, प्रतिरोध, संधारित्र, कुंडली आदि किसी विद्युत स्रोत या बैटरी या सेल के साथ जुड़े हुए होते हैं, जाल कहलाता है। ठीक है, ऐसा परिपथ जिसमें अनेक विद्युत अवयव और एक बैटरी स्रोत या एक से अधिक बैटरी स्रोत, धारा स्रोत जुड़े हुए होते हैं, जाल कहलाता है। उसको नेटवर्क बोलते हैं। इस नेटवर्क में संधि बिंदु आता है। नेक्स्ट, संधि बिंदु वह बिंदु जिस पे 3 या 3 से अधिक धाराएं मिलती हैं, संधि बिंदु कहलाता है। जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक धाराएं मिलती हैं, संधि बिंदु कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे शाखा, जिसे हम ब्रांच बोलते हैं। किसी नेटवर्क का वह भाग, किसी नेटवर्क या जाल का वह भाग जिसमें प्रतिरोधकों पर धारा का मान एक समान हो। किसी नेटवर्क में किसी जाल का वह भाग जिसमें विद्युत धारा नियत रहती है। जाल का वह भाग जिसमें विद्युत धारा नियत रहती है, कोमा शाखा कहलाता है। शाखा कहलाता है। नंबर 4, लूप या पास। लूप या पास। लूप या पास क्या होगा? प्रतिरोधकों तथा विद्युत अवयवों व विद्युत धारा स्रोतों से मिलकर बना बंद परिपथ, बंद परिपथ लूप या पास कहलाता है। जिसमें बहुत सारे विभिन्न विद्युत चालक, प्रतिरोध, अन्य अवयव जुड़े हों, तो ऐसा बंद परिपथ लूप या पास कहलाता है। इसमें हम लिखेंगे विभिन्न विद्युत अवयवों, विद्युत अवयवों, प्रतिरोधकों, स्रोतों
से मिलकर बना बंद परिपथ। जाल नहीं, लूप या पास कहलाता है। लूप या पास कहलाता है। ठीक है, इन सब को अब हम समझ रहे हैं एक डायग्राम बनाकर। उस डायग्राम में ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ पे क्या बिंदु या शाखा जाल कैसे होते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई बैटरी है और A, B, C, D, E, F ऐसे ये नाम है। ये प्रतिरोध है, मान लो R1, ये R2, ये R3। इस सेल से यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए I1 है, और यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है वो I2 है, और इधर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I3 है। ऐसे ये धाराएं हैं। ठीक है, यहाँ से I3 है। देखिए, संधि बिंदु, जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक धाराएं मिलती हैं, संधि बिंदु कहलाता है। ऐसा कोई बिंदु ढूंढिए इसमें जिसमें 3 या 3 से अधिक धाराएं मिल रही हों। 3 धाराएं मिल रही हों। देखो, बिंदु बी दिख रहा है आपको। बिंदु बी पे I1, I2 और I3 3 धाराएं मिल रही हैं, तो बिंदु बी संधि बिंदु कहलाएगा। ये संधि बिंदु है। ठीक है, अच्छा, और कोई है ऐसा बिंदु? बिंदु ई भी एक संधि बिंदु है। यहां से धारा I2, यहां से धारा I1, और इन सब का योग मिला के फिर धारा यहां पे आ रही है। यहां से धारा I1 है, यहां से धारा I2 जा रही है, तो ये I2 धारा है, ये I1 धारा है, ये I3 है। ऐसे हो गए। ओके, ठीक है। शाखा, जाल का वह भाग जिसमें विद्युत धारा नियत रहती है। देखिए, आप देख रहे हैं कि बिंदु ए से लेके बिंदु बी तक धारा I1 प्रवाहित हो रही है। इस पूरे जाल का ए बी भाग क्या होगा? शाखा कहलाएगा। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि बी से सी तक धारा एक समान है। बी से सी तक धारा एक समान है, तो BC भी एक शाखा है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं बी से ई तक धारा एक समान है, I3 है, तो BE भी एक शाखा है। ठीक है, तो जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है उसे शाखा कहते हैं। लूप या पास की बात करें, विभिन्न विद्युत अवयवों प्रतिरोधों स्रोतों से मिलकर बना बंद परिपथ लूप या अवयव कहलाता है। देखिए, यहाँ से चलना शुरू करिए, ऐसे चले, ये प्रतिरोध मिला, ये प्रतिरोध मिला, यहाँ पे ये सेल मिला, और इसको यहाँ से चल के वापस यहाँ बंद कर दें, तो ये बंद पाथ जिसमें प्रतिरोध और सेल जुड़े हुए हैं लूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लूप। और लूप को लिखा कैसे जाएगा? इस तरह से चलिए धारा की दिशा में, A से B, B से E, E से F, F से A, तो A, B, E, F, वापस A पे लेके जाइए, तब ये बंद माना जाएगा। ये एक बंद लूप है, पास है। ऐसे ही आप इधर से चलिए, ये B से E, E से D, D से C, C से वापस B, B, E, D, C, B, ये बंद पास या लूप है। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको इस सर्किट डायग्राम में जो डेफिनेशन हमने देखी है उनके मतलब हम कहाँ पे
सर्किट डायग्राम में कहाँ उनको इंडिकेट कर सकते हैं, ये संधि बिंदु हो गए, ये यहाँ से यहाँ तक धारा से में ये शाखा है, ये भी शाखा है, ये भी शाखा है, ये बंद पाथ है, ये लूप है, ये भी एक लूप है। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं जटिल परिपथ में, इस प्रकार के जटिल परिपथ में धारा या विद्युत वाहक बल विभवांतर ए बी, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना हो, या इस प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना हो, या इस प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना हो, इस परिपथ में प्रवाहित धारा I1, I3, I2 का मान ज्ञात करना है, तो हम साधारण ओम नियम से ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें रॉबर्ट किरचॉफ द्वारा दिए गए नियमों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये नियम क्या है, चलिए देखते हैं इनको भी। नंबर 1 हेडिंग है आपका किरचॉफ के नियम। नंबर 1 है किरचॉफ का प्रथम नियम बोला जाता है इसको। या इसको बोलते हैं किरचॉफ का धारा का नियम। शॉर्ट में इसको KCL लिखते हैं। किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ्स करंट लॉ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, अर्थात किरचॉफ के धारा का नियम। यह नियम क्या बताता है, यह नियम कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिग्मा I बराबर 0, सिग्मा I बराबर 0। देखिए किसी संधि पर, जैसे ये एक संधि थे, इस चित्र में B एक संधि बिंदु है, इस संधि पे आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ चिन्ह परिपाटी नियम याद रखना है। ये इस प्रकार से है, संधि पर आने वाली धारा संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है, संधि की ओर आने वाली धारा को कौन से साइन से लिखेंगे, पॉजिटिव साइन से लिखेंगे, धनात्मक चिन्ह से लिखेंगे, और संधि से बाहर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक मानेंगे। तो देखिए इस आधार पे संधि B पर आने वाली धारा I1 है और इधर से I2 है, तो I1 प्लस I2, और जाने वाली धारा I3 है, इसको माइनस लिखेंगे। इनका योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। लिख सकते हैं ऐसे, आने वाली धारा I1 और I2 है तो दोनों धनात्मक, और नीचे जाने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा I3 है, इसको नेगेटिव साइन से लिखेंगे। तो I1 प्लस I2 बराबर होगा I3 के। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब तो I1 प्लस I2 बराबर I3 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ऐसे करके। I1 और I2 क्या है, आने वाली धाराओं का योग, अर्थात सिग्मा। आने वाली धाराओं के योग को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा I इन, सिग्मा I इन आने वाली धाराओं का योग, एंड I3 क्या है, जाने वाली धाराओं का योग। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा I आउट। ठीक है, ये भी एक दूसरा रूप है KCL नियम का, किरचॉफ के प्रथम नियम का दूसरा रूप है ये
कि सिग्मा आई इन बराबर सिग्मा आई आउट भी होता है। ठीक है, संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से जाने वाली धाराओं का योग। अब चूंकि ये नियम धाराओं पर आधारित है और धारा आवेश के प्रभाव से उत्पन्न होती है, तो इसमें चूंकि धाराओं का योग नियत है तो आवेश भी नियत रहेगा, क्योंकि धारा किसके कारण उत्पन्न होती है? आवेश के प्रवाह के कारण। तो पहला नियम आवेश संरक्षण नियम को भी बताता है। यह नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। ओके, यह नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। समझ आ गया आपको? नोट कर लीजिए इसको। चलिए बात करते हैं अब किरचॉफ का द्वितीय नियम। या किरचॉफ का पास नियम, किरचॉफ का वोल्टता का नियम बोलते हैं इसको, वोल्टता का नियम। इसको KVL कहा जाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का वोल्टता का नियम, इंग्लिश में किरचॉफ वोल्टेज लॉ और शॉर्ट में KVL लिखेंगे इसको। ठीक है बच्चों, देखिए ये नियम क्या बताता है? ये नियम बताता है कि किसी बंद परिपथ में, किसी बंद लूप में प्रतिरोध को, इसका स्टेटमेंट लिखिए, किसी बंद लूप या पास में प्रतिरोध को व सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग शून्य होता है, शून्य होता है। किसी बंद परिपथ में, बंद पास में, लूप में प्रतिरोध को व सेलों से युक्त बंद लूप में विद्युत वाहक बलों या वोल्टताओं का योग, प्रतिरोध को पर, इसमें थोड़ा चेंज करो, प्रतिरोध को पर वोल्टताओं व सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग शून्य होता है। इसको आप ऐसे लिखेंगे, सिग्मा E बराबर 0, सिग्मा E बराबर 0 लिख सकते हो। सिग्मा V बराबर वोल्टता है, इसको सिग्मा V से भी इंडिकेट कर सकते हो, सिग्मा V बराबर 0। ठीक है, देखिए कैसे है, डायग्राम में समझते हैं इसको। इसको डिफाइन करने का एक दूसरा तरीका भी है कि किसी बंद लूप में प्रयुक्त किए गए प्रतिरोधकों व उन पर धाराओं का गुणनफल तथा सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग नियत रहता है, शून्य के बराबर रहता है। जहाँ पे आप लूप बनाइए A B E F A, ये एक लूप है, तो बंद लूप A B E F A में, बंद लूप A B E F A में आप इसको समझने से पहले मैं इसके नियम बता देता हूँ कि इसके नियम क्या हैं। धारा की दिशा में अगर आप चल रहे हैं तो धारा की दिशा में चलते हुए किसी प्रतिरोध पर वोल्टता का मान धनात्मक होगा। धारा की दिशा में चलते हुए प्रतिरोध और उस पे धारा का गुणनफल
पॉजिटिव माना जाएगा, धनात्मक माना जाएगा। इसके साथ धारा के विपरीत दिशा में प्रतिरोध और धारा का गुणनफल माइनस नेगेटिव ऋणात्मक माना जाता है। इसी प्रकार धारा की दिशा में आगे बढ़ते हुए यदि सेल का ऋणात्मक टर्मिनल पहले मिलता है तो सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिखा जाएगा। ठीक है, धारा की दिशा में आगे बढ़ते हुए यदि सेल का ऋणात्मक टर्मिनल पहले मिलता है तो सेल का विद्युत वाहक बल कैसा लिखा जाएगा? ऋणात्मक लिखा जाएगा। और यदि सेल का धनात्मक टर्मिनल पहले मिलता है तो सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक लिखा जाएगा। ये दो नियम आपको याद रखने हैं। चलिए मैं इनको बताता हूँ डायग्राम में। आप इस तरह से ये चलिए, ये आपने लूप बनाया ए से बी, इस तरह से इस लूप में ए से बी की ओर चलिए, ए से बी की ओर चलेंगे तो देखो धारा भी ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है, हम भी ए से बी की ओर जा रहे हैं, अर्थात हम धारा की दिशा में जा रहे हैं। धारा की दिशा में हमने देखा प्रतिरोध R1 है, उस पर I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध और उस पर प्रवाहित धारा का गुणनफल धनात्मक लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम B से E की ओर चलते हैं तो धारा भी B से E की ओर प्रवाहित हो रही है, इस पे प्रतिरोध R2 मिला तो इस पे प्रतिरोध R2 और उस पे प्रवाहित धारा का गुणनफल भी धनात्मक लिखा जाएगा, R2I3। ठीक है, ये वोल्टता ही होती है V बराबर IR, प्रतिरोध R1 पर वोल्टता और प्रतिरोध R2 पर वोल्टताओं का योग हो गया। चलिए E से F की ओर कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई सेल नहीं है, कुछ नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद आप F से A की ओर चलिए। F से A की ओर जब आप चल रहे हो तो आपने देखा कि मान लेता हूँ मैं सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 है, तो आपने देखा कि इस दिशा में चलते हुए हमें सेल का ऋणात्मक टर्मिनल पहले दिखा, हम ऋणात्मक टर्मिनल पहले प्राप्त कर रहे हैं तो इसका विद्युत वाहक बल ऋणात्मक ही लिखा जाएगा, -E1 लिखा जाएगा और बराबर वापस लूप बंद हो गया, बराबर होगा 0। ये सबका वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर हो गया है। ठीक है, सिग्मा V बराबर 0 का मतलब प्रतिरोध R1 पर विभवांतर, प्रतिरोध R2 पर विभवांतर और सेल का विद्युत वाहक बलों का योग 0 के बराबर होगा। इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, R1I1 प्लस R2I3 बराबर E1। ठीक है, ये R1I1 क्या है? ये वोल्टताओं का बीजगणितीय योग है। V बराबर IR सिग्मा IR बराबर हो जाएगा सिग्मा E। ऐसे भी लिखा जा सकता है। सिग्मा IR क्या है? प्रतिरोध पे धाराओं का बीजगणितीय योग, प्रतिरोध पे विभवांतर का बीजगणितीय योग और सिग्मा E सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग बराबर होगा। ठीक है, किसी लूप में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उन पे विभवांतर का योग उस परिपथ में लूप में जुड़े हुए सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ओके, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। दूसरा लूप और देखिए, एक और लूप बन रहा है यहाँ पे, B से E, E से D, D से C और फिर B। क्या लिखते हैं हम इसको? लूप B C D E B में। देखो बच्चों, B से E की ओर चलिए, धारा भी B से E की ओर है। ये लूप बनाया मैंने। B से E की ओर चले तो B से E की ओर प्रतिरोध R2 पे I3 धारा प्रवाहित हो रही है तो R2 × I3 धनात्मक लिखा जाएगा। उसके बाद E से D की ओर प्रतिरोध नहीं है कुछ भी, आगे चलिए। D से C की ओर चलने पे सेल का ऋणात्मक टर्मिनल पहले मिला तो सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लिखा जाएगा। उसके बाद C से B की ओर चलते हैं तो धारा की दिशा में चल रहे हैं, प्रतिरोध R3 मिला, इस पे धारा है I3, इनका गुणनफल I2 है, इस पे धारा मैंने I2 लिख दी है, तो R3 × I2 ये पॉजिटिव माना जाएगा, लूप बंद हो गया, बराबर 0। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, R2 I3 प्लस I3 I2 बराबर E2। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशंस बन गए हैं आपके। पहले लूप से ये इक्वेशन बना, दूसरे लूप से ये इक्वेशन बना। अब इन समीकरणों में आपको R और E के मान दिए गए होंगे तो I1 I2 I3 के मान आपको ज्ञात करने होते हैं
और इन समीकरणों की सहायता से, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, जो आपने कक्षा 10 में सीखे थे, उस आधार पे आप इनको सरल कर सकते हो। वो हम आगे करवाएंगे, फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है। तो बच्चों समझ आया आपको लूप नियम? इस लूप नियम में आपने ध्यान दिया हो तो देखो विभवांतर पे आधारित है। ये किस पे आधारित है? विभवांतर पे। चूंकि विभवांतर या विद्युत वाहक बल जो होता है वो सेल द्वारा किए गए कार्य से उत्पन्न होता है। जब किसी सेल को परिपथ में जोड़ देते हैं तो सेल इलेक्ट्रॉनों पे धक्का लगाता है, कार्य करता है। उस कार्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा ही तो विद्युत ऊर्जा है। उस कार्य के करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, और वो विभवांतर के रूप में सेल के या प्रतिरोध में विभवांतर के रूप में प्रयुक्त होती है। तो ये किस पे आधारित है? ये नियम विभवांतर यानी ऊर्जा। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। कौन सा नियम? लूप नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम, पास नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है, ये वाला नियम। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए आपको एक और सर्किट है, इस नियम को समझाते हैं। एक और परिपथ बना के इस नियम को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बच्चे, ऐसे ये परिपथ है। ये मैंने इसको नाम दिया। ये एक बंद परिपथ है ए बी सी डी ई। इसमें दो सेल E1 और E2 विद्युत वाहक बल के जुड़े हुए हैं और 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 संयुक्त किए गए हैं। ये बच्चों, तो आप पहले तो शुरुआत से देख लीजिए इसमें संधि बिंदु कौन सा है। संधि बिंदु ये है। इस बिंदु पे 1, 2, 3 धाराएं प्रयुक्त की गई हैं, तो ये संधि बिंदु होगा। और शाखाएं कौन कौन सी हैं? देखो, F से लेके A तक I1 धारा प्रवाहित हुई, ये शाखा है। E से लेके B तक I2 धारा प्रवाहित हुई, ये शाखा है। C से लेके D तक I3 धारा प्रवाहित हुई, ये शाखा है। ठीक है, लूप कौन कौन से बन रहे हैं? A, B, E, F, A, ये एक बंद परिपथ है, ये लूप है। इसी प्रकार से B, C, D, E, B, ये भी एक बंद लूप है। ओके, चलिए इक्वेशन बनाते हैं KVL नियम के लिए। अच्छा, बिंदु B के लिए एक इक्वेशन ये भी लिख सकते हो इधर KCL नियम के आधार पे। आने वाली धाराएं, इस लूप पे आने वाली धारा ये है और I2 है। I1 और I2 आने वाली धाराएं हैं, I3 जाने वाली धारा है। तो आप लिख सकते हो I1 प्लस I2 आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धारा अर्थात I3। I1 प्लस I2 बराबर I3। ओके, चलिए अब लूप नियम बनाते हैं। लूप कौन सा है? A, B, E, F, ये लूप बनाया मैंने, पहला लूप A, B, E, F, A में। ओके, देखिए धारा की दिशा में चलिए, A से B कोई परिपथ, कोई प्रतिरोध, कोई अवयव नहीं मिला, कोई बात नहीं। अगले साइड B से E की ओर चलिए। आप B से E की ओर जाएंगे लेकिन धारा इधर प्रवाहित हो रही है, आप धारा के विपरीत चल रहे हो, तो इस प्रतिरोध और इस पे प्रवाहित धारा का गुणनफल माइनस में लिखा जाएगा, R2 × I2 होगा, माइनस R2 I2। फिर आप E से F की ओर चलेंगे, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, छोड़ दो। फिर F से A की ओर चलिए, इधर धारा भी इधर प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध R1 और इस पे प्रवाहित धारा
I1 का गुणनफल धनात्मक लिखा जाएगा। सेलों के लिए लिखिए, देखो A से E की तरफ चले तो सेल का, आप A से B, B से E की तरफ चले थे तो सेल का धनात्मक टर्मिनल पहले मिला था तो E2 पॉजिटिव लिखा जाएगा, और F से A की ओर जब चल रहे हैं तो सेल का ऋणात्मक टर्मिनल पहले मिल रहा है तो E1 ऋणात्मक लिखा जाएगा, बराबर 0 हो गया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R1 I1 माइनस R2 I2 बराबर E1 माइनस E2। ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। इसी प्रकार दूसरा लूप बनाएं, B से C, C से D, D से E, ये वाला लूप है, ये सेकंड लूप है आपका। इस लूप में देखिए, लूप का नाम लिख लीजिए B C D E B में B से C कोई धारा प्रवाहित नहीं, कोई विद्युत अवयव नहीं है, ठीक है। C से D की तरफ चलते हैं, C से D की तरफ चलने पे I3 धारा R3 प्रतिरोध पे धारा की दिशा में है ये, तो I3 इंटू R3 धनात्मक, D से E कोई धारा नहीं है, E से B चलते हैं, E से B की ओर चलते हैं तो E से B की ओर चलने पे धारा की दिशा में ही R2 मिलता है, उस पे धारा I2 है, धनात्मक लिखा जाएगा। फिर सेल का ऋणात्मक टर्मिनल पहले मिला तो माइनस E2, उसके बाद वापस लूप पे बंद हो गए 0, या इसको लिख सकते हो R3 I3 प्लस R2 I2 बराबर E2, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों समीकरणों के आधार पे एक समीकरण ये भी है। इन 3 समीकरणों के आधार पे आप इस परिपथ में I1 I2 I3 का मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है बच्चों, I1 I2 I3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, हम इन पे आधारित, इन नियमों पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं एनसीईआरटी बुक में जो दिए गए हैं उनको। चलो एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल नंबर 6.1 पे चर्चा करते हैं। 6.1 एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दिया गया है, यहाँ पे 1.5 एम्पियर, 3 एम्पियर और ये बिंदु A है, यहाँ पे X धारा प्रवाहित हो रही है, बिंदु B है, यहाँ पे Y 1 एम्पियर, 1 एम्पियर धारा उधर जा रही है और I इधर है, 0.25 एम्पियर इधर है। ऐसे एक सर्किट दे रखा है, एग्जाम्पल 6.8 है ये, 6.1 सॉरी। इसमें चित्र में प्रदर्शित परिपथ में विद्युत धारा I का मान ज्ञात करो। इसमें आपको किसका मान ज्ञात करना है बच्चों? I का मान ज्ञात करना है। देखिए संधि बिंदु बनाइए, पहले A है, A पे 3 धाराएं हैं तो हम लिखेंगे संधि बिंदु A पर, संधि बिंदु A पर। संधि बिंदु A पे आने वाली धारा देखिए I3 3 एम्पियर है। इसका मान किसके बराबर होगा? इससे जाने वाली धाराओं के योगफल के, यानी कि 1.5 प्लस x के बराबर होगा। 1.5 बाहर जा रही है, x बाहर जा रही है, इन दोनों का योग बराबर आने वाली धारा, तो x का मान निकाल सकते हो आप 3 माइनस 1.5 बराबर x, तो x बराबर आता है 1.5 एम्पियर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 एम्पियर। ठीक है, अब आप संधि बिंदु B की बात करिए। संधि बिंदु B पर देखो, B पे 1 2 3 धाराएं हैं, ये आने वाली धारा, ये दोनों जाने वाली धाराएं, तो हम लिख सकते हैं 1.5 बराबर 1 प्लस y, या 1.5 माइनस 1 बराबर y, या 0.5 बराबर y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। इसी प्रकार आप संधि बिंदु C पर देखिए, संधि बिंदु C पर, संधि बिंदु C पे आप देखेंगे आने वाली धारा ये है और 0.25 एम्पियर ये जाने वाली धारा है, I भी जाने वाली धारा है, तो आप क्या लिखेंगे? 0.25 बराबर 0.25 प्लस I, 0.5 बराबर 0.25 प्लस I, या 0.5 माइनस 0.25 बराबर I बराबर 0.25। तो I का मान 0.25 एम्पियर आता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको एक बार बोर्ड में पूछा भी गया था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 6.2 करवाते हैं।
इस क्वेश्चन में एक सर्किट डायग्राम दिया है। यहाँ पे एक सेल है, सेल हो गया, यहाँ पे एक प्रतिरोध है और ये सेल का ऋणात्मक टर्मिनल है, ये धनात्मक टर्मिनल है। ठीक है, 6 ओम का प्रतिरोध यहाँ लगा है और एक प्रतिरोध इधर जुड़ा हुआ है। ऐसे करके एक परिपथ है। इस परिपथ में 4, 6 और 2 ओम के प्रतिरोध हैं। 4, 6 और 2 ओम के ये प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है, सेलों के विद्युत वाहक बल हैं 4 वोल्ट और 10 वोल्ट। इनमें प्रवाहित धाराएं I2 इधर है, I1 इधर है। इस शाखा में I2 धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और 6 ओम वाले प्रतिरोध पे I1 धारा प्रवाहित हो रही है। इस पे इस सेल से I1 धारा प्रवाहित हो रही है और इधर इस वाली ब्रांच में इधर दोनों धाराएं जुड़ेंगी तो ये I3 धारा है यहाँ से इधर। ठीक है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है, ये बिंदु D है, ये बिंदु E है, ये F है। ठीक है, ये E है, ये F है। इस तरह से ये सर्किट आपको दिया गया है बच्चों। देखिए ये परिपथ है। इस परिपथ में बहने वाली धाराओं का मान किरचॉफ के नियमों की सहायता से ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो संधि बिंदु ढूंढिए कि कौन सा बिंदु है जिसपे 3 या 3 से अधिक धाराएं मिल रही हैं। तो आपको दिख रहा होगा बिंदु D, बिंदु D। इधर I1 धारा आ रही है, इधर I2 आ रही है, इधर से I3 धारा जा रही है। तो हम लिखेंगे संधि बिंदु D पर, स्मॉल d पर जाने वाली धारा है I3 और आने वाली धाराएं I1 और I2, ये सभी का नंबर 1 हो जाएगी। यानी कि I1 प्लस I2 I3 के बराबर होगा। I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा? I3 के। ठीक है, अब आप लूप बनाइए। लूप A ये बना लो, A से B, B से D, D से C, A B D C A में। ओम श्री राम। हम इस लूप की बात कर रहे हैं। A से B की ओर चलते हैं तो हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। धारा इधर है, हम इधर जा रहे हैं, तो 2 ओम और I3 का गुणनफल ऋणात्मक होगा 2I3 माइनस में। फिर इधर कोई प्रतिरोध नहीं है, इधर चलते हैं। इधर भी हम यहाँ ऐसे चलेंगे, धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो -6I1 लिखा जाएगा और सेल का प्लस पहले मिला तो प्लस 10 वोल्ट लिखा जाएगा बराबर 0। ठीक है बच्चों, ये लूप बना। 2I3 फिर इधर धारा के विपरीत दिशा में तो 6I1 माइनस में, सेल का प्लस पहले मिला है तो प्लस 10 बराबर 0। ये इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करके लिख लीजिए। -2I3 -6I1 बराबर -10। माइनस 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 कट जाएगा और 2 का भी डिवाइड कर दो इसमें, 2 से भाग कर दो पूरी समीकरण को, तो हो जाएगा I3 प्लस 3I1 बराबर 5। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, I1 और I3 के फॉर्म में समीकरण बन गया लूप ABCD से। अब आप लूप बनाइए ये वाला। इधर आप इसको ऐसे ले लीजिए कि भाई C से D, D से F, F से E, ये वाला लूप है सेकेंड लूप। लूप C D F E C में, लूप C D F E C में। ओके, C से D की ओर चलिए, C से D की ओर चलिए तो सेल का ऋणात्मक टर्मिनल पहले मिला तो -10 इसका विभवांतर है। ओके, इस पे सेल की धारा की दिशा में ही प्रतिरोध और धारा का गुणनफल धनात्मक होगा। इधर चलते हैं, कोई प्रतिरोध नहीं है। इधर चलते हैं, धारा के विपरीत चल रहे हैं हम, सेल का ऋणात्मक पहले मिला तो -4 लिखूंगा मैं इसको, और धारा के विपरीत दिशा में माइनस का I2 इंटू, इधर कोई प्रतिरोध है क्या? इस शाखा में कोई प्रतिरोध नहीं है, लेकिन इधर है प्रतिरोध, I2 इंटू 4 बराबर 0। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 6I1 माइनस 4I2
ये हो गया माइनस का 14, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 6i1 माइनस 4i2 बराबर 14, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। 3i1 माइनस 2i2 बराबर 7, इक्वेशन नंबर 3। 3i1 माइनस 2i2 बराबर 7, इक्वेशन नंबर 3। ये i1 और i2 की फॉर्म में समीकरण आ गया, ठीक है, i1 और i2 की फॉर्म में समीकरण आ गया है। बच्चों अब आपको क्या करना है, इस समीकरण में i3 को हटाना है, तो i3 का मान समीकरण 1 से रख दो। यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में i3 का मान समीकरण 1 से रखने पर i3 का मान रखो, i1 प्लस i2 है i3 का मान, ठीक है, प्लस 3i1 बराबर 5। बच्चों i1 प्लस 3i1 हो गया 4i1 प्लस i2 बराबर 5, ये समीकरण नंबर 4 है। ये समीकरण में i1 i2 है, ये समीकरण में भी i1 i2 है, दोनों को सरल कर सकते हो। कैसे? दोनों को विलोपन विधि से हल करने के लिए i2 को काटना है, तो मैं इसको 2 से गुना करूंगा, तो ये 2i2 हो जाएगा और ये माइनस का 2i2, दोनों को जोड़ देंगे, कट जाएगा। कैसे करेंगे, समीकरण 4 को 2 से गुणा करके, समीकरण 4 को 2 से गुणा करके समीकरण 3 में जोड़ने पर, तो समीकरण 4 को 2 से गुणा करो, 8i1 प्लस 2i2 बराबर 10, ठीक है, और नीचे समीकरण है 3i1 माइनस 2i2 बराबर 7, जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा, 8 3 11, 11i1 बराबर 17, तो i1 बराबर आता है 17/11 एम्पियर। i1 का मान कितना आ गया बच्चों, 17/11 एम्पियर। चेक करिए, आपका आंसर गड़बड़ आ रहा होगा, उसका कारण एक है, उसका कारण ये है कि यहाँ पे 4 की जगह 14 वोल्ट लिखा हुआ है, तो आप 4 की जगह 14 वोल्ट करेंगे तो इसको 14 कर दीजिए, यहाँ पे भी ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, इसका आधा यहाँ पे 12 होगा, ठीक है, यहाँ पे भी 12 करेंगे, ठीक है, और कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को, ठीक है, 12। यहाँ पे 22 हो जाएगा, तो 22/11 बराबर 2 एम्पियर। तो I1 का मान 2 एम्पियर आ जाता है बच्चों। I1 का मान आप यहाँ पे रख के I2 निकाल लो, या यहाँ पे रख के I2 ज्ञात कर लो। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से I2 ज्ञात करूँ मैं, तो I2 बराबर होगा 5 माइनस 4I1, 5 माइनस 4I1, तो I2 बराबर आएगा बच्चों 5 माइनस 4I1, I1 का मान है 2, तो माइनस के 8, यानी कि माइनस का 3 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 3 एम्पियर के बराबर आ रहा है। तो I1 आया आपका। अब I3 भी ज्ञात कर सकते हो। I3 बराबर इस समीकरण से I1 की वैल्यू रखिए 2 एम्पियर और I3 की वैल्यू 3 एम्पियर, तो I3 बराबर आया माइनस का 1 एम्पियर। इस तरह से बच्चों समीकरण को सरल करके परिपथ में प्रवाही धाराओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।